कैसे शेर है? पाँव नीचे कर ले। चैप्टर कौन सा आज पढ़ के आया है क्या? पढ़ के आया है क्या? चैप्टर है सेल और बैटरी। सेल और बैटरी करनी है आज। चले अच्छा एक बात बताओ मेरे को, पहले तो सेल किसको बोलते हैं? सेल किसे कहते हैं? देखो पहले बात करते हैं सेल। एक होती है सेल और एक होता है बैटरी, दो चीजें होती है। सेल किसको बोलते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। अच्छा बैटरी किसको बोलते हैं? सेलों के समूह। सेलों का समूह क्या कहलाता है? बैटरी। सेलों का समूह क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। चलेंगे आगे, ध्यान से पढ़ना। सेल किसको बोलते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को। और बैटरी किसको बोलते हैं? सेलों के समूह को बैटरी बोलते हैं। सेलों को समूह को बैटरी बोलते हैं। चलूंगे आगे। उसके बाद इससे संबंधित कुछ एक पद है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेल के खोजकर्ता। सेल के खोजकर्ता। तीन चीजें पूछी। सेल के खोजकर्ता। सेल के खोजकर्ता कौन थे? सेल के खोजकर्ता कौन थे? वोल्टा। सेल के खोजकर्ता थे मिस्टर वोल्टा। किसने खोजा था सेल को? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। उसके बाद सिद्धांत। किस सिद्धांत पर काम करता है? सेल प्रिंसिपल सिद्धांत। किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन सिद्धांत। विद्युत अपघटन का सिद्धांत। तो विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फेराडे। अलग अलग चीजें दोनों ध्यान रखना। सेल के खोजकर्ता पूछे तो कौन है? वोल्टा। सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के खोजकर्ता पूछे तो माइकल फेराडे। उसके बाद यहां तक कोई दिक्कत समझे परेशानी? फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट से एक नाम आएगा, ये मैं पढ़ता हूं। चले इसके अंदर एक विलेन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? विलेन भरा जाता है। अपने सारा वैसे लिखवा रखा सारा, तो सारे लाइनें लिखने की जरूरत है नहीं। विलेन भरा जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। मैंने कहा सर ये इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कैसे कहते हैं? हाँ, जिस विलेन में इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया करवाई जाती है, विद्युत अपघटन की क्रिया करवाई जाती है, वह विलेन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जिस विलेन में इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया करवाई जाती है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। चलेंगे आगे। मैंने कहा सर आपने बता तो दिया, मेरे को तो ये बताओ इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? चले इसके अंदर जब आप क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? वो भी कौन सी? डीसी। क्या करते हैं? डीसी। जब किसी विलेन में विलेन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, जब किसी विलेन में डीसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, डीसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अपने मूल तत्वों में टूट जाता है। तो वह अपने क्या करता है? मूल तत्वों में टूट जाता है। यह अभिक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। चलूंगी आगे। कोई दिक्कत समझे परेशानी? मैंने कहा सर समझन। जैसे मान लो ये जो विलेन है ज्यादातर यूज किसका करता है? S2S4। जब आप क्या करते हो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करो तब ये किसमें टूट जाता है? S2+SO4 में। S2+। ये कब टूटा है? जब आपने क्या किया? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की थी। चलूंगी आगे। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। पहले तो सेल किसको बोलते हैं? रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलूं आगे। बैटरी सेलों का समूह। सेल के खोजकर्ता वोल्टा ने। सेल किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के खोजकर्ता माइकल फेराडे। इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? या विद्युत अभिक्रिया कहते हैं किसे? जब किसी विलेन में डीसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह अपने मूल तत्वों में टूट जाता है। ये क्या अभिक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। चलूं इलेक्ट्रोलाइसिस जिस विलेन में अभिक्रिया करवाई जाए उस विलेन को क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ज्यादातर प्रयोग किसका करते हैं? H2SO4 और CuSO4 का। H2SO4 और CuSO4 का। यहां तक को दिक्कत समझ से परेशानी हो जाएगा ना? इतना उतारो फिर चलते हैं। चलेगी? ये तो बैटरी के बारे में छोटी सी एक जानकारी थी, बेसिक आपको जो पता होना चाहिए। खोजकर्ता कौन होता है, कौन थे कौन नहीं थे, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये आईटी में आपके पूछा जाता है। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं वो आपको याद रखनी। एक तो संयोजकता। क्या है? संयोजकता। एक तो थी संयोजकता। चले, एक आप क्या पढ़ोगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या पढ़ोगे? विद्युत। चलो इससे पहले आपको पढ़ना परमाणु भार। क्या पढ़ना है? परमाणु भार। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक वेरी 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 मोस्ट है ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक। एक खाली पढ़ोगे क्या? रासायनिक तुल्यांक। एक खाली क्या पढ़ोगे आप? रासायनिक तुल्यांक। ये चार चीजें पहले आपको देख रहे हो। मैंने कहा सर संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता नॉर्मल अगर देखा जाए तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में वे इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। नॉर्मली सेल के अंदर आप क्या पढ़ोगे? किसी तत्व के परमाणु सहयोग करने की क्षमता। किसी तत्व के परमाणु सहयोग करने की क्षमता। परमाणु सहयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। चलूंगे आगे, वरना तो आपको एक तो डेफिनेशन आपको पहले बताए रखिए। किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। करवा रखा है ये चीज पहले भी। अगला आपको ये भी याद रखना, किसी तत्व के सेम ही तो है, किसी तत्व के परमाणु सहयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। परमाणु भार बता दो किसे कहते हैं फटाफट? किसी तत्व का परमाणु, किसी तत्व का एक तत्व का परमाणु बटा एक हाइड्रोजन का परमाणु का अनुपात क्या कहलाता है? परमाणु भार। अन्य डेफिनेशन पूछे तो P + N = A। ये मतलब एटॉमिक मास। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या मिला के क्या कहलाता है? परमाणु भार। ये भी आपको डेफिनेशन अलग से याद रखनी सेल के अंदर। चले, एक तत्व का परमाणु भार तथा एक हाइड्रोजन के परमाणु का भार का अनुपात क्या कहलाता है? परमाणु भार। चलूंगे आगे। अगला, ये अगर याद नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये आपको याद रखना विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक प्रदर्शित किससे करते हैं इसको? जेड से। किससे करते हैं? जेड से। प्रदर्शित किससे करते हैं इसको? जेड से। मैंने कहा सर कहता है किसे? पहले तो इसका प्रदर्शित पता होना चाहिए, प्रदर्शित किससे करता है, फिर आपको इसकी इकाई पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? इकाई। मैंने कहा सर इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति कूलम। इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति कूलम। चलूंगे आगे, डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी। किसी बिलियन में एक कूलम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त हुआ द्रव्यमान की ग्राम नहीं होती क्या? किसी इलेक्ट्रोलाइट में या किसी विलयन में एक कूलम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त हुआ द्रव्यमान क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। डेफिनेशन अपन पहले लिखवा चुका हूं, आपको याद रखना है। प्रदेश किससे करते हैं? जेड से। इकाई वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट। विद्युत रासायनिक तुल्यांक इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति कूलम। बटन बंद कर भाई ऊपर वाला। एक पढ़ोगे आप कौन सा? रासायनिक तुल्यांक। चलो आगे। प्रदेश कितना किससे? डब्ल्यू से। किससे करते हैं? डब्ल्यू से। आपको फॉर्मूला पता है इसका, सीधा लिख देता हूं। M1 समानुपाती W1, M2 समानुपाती W2। या इसको अपन लिखते हैं क्या? M1 बट्टा में W1 बराबर M2 बट्टा में बराबर में M3 बट्टा में, वैसे लिखते दो। जहां M का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और W का मतलब रासायनिक तुल्यांक। W का मतलब क्या होगा? रासायनिक तुल्यांक। चलूंगे आगे।
हो जाएगा ना। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? अलग अलग पात्र है, ये पात्र क्या होगा? अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। यदि एक ही समय में अलग अलग विलयन में यदि एक ही समय में अलग अलग विलयन में क्या की जाए? एक ही मान की धारा प्रवाहित की जाए, एक ही मान की क्या की जाए? धारा प्रवाहित की जाए। तो मुक्त हुआ द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? समानुपाती होता है। हो जाएगा ना। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग है, रासायनिक तुल्यांक दोनों क्या है? अलग है। समझ आ रही है क्या मेरी बात? हो जाएगा ना। तो तीन चीजें, चार चीजें याद रखना, संयोजकता, परमाणु भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक। इसमें से सबसे मोस्ट कौन सा है? विद्युत रासायनिक इकाई वेरी मोस्ट है ग्राम प्रति कूलम। और रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला याद रखना, m1 बटा w1 बराबर m2 बटा w2 डैश डैश डैश। उतार लो फिर से उतर। चलूंगी आगे। एक चीज और याद रखना, आप जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक पढ़ रहे हो, कौन सा है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको बोला जाता है ECE। क्या बोलते हैं? ECE का पूरा नाम याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पूछा गया सवाल है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को क्या कहते हैं? ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलूंगी आगे, सवाल इंपॉर्टेंट है ये। हो जाएगा, उतारो फिर चलते हैं। चले शेरो, चलो। अब जो पढ़ोगे वो क्या पढ़ना है? फेराडे के नियम पढ़ने। क्या पढ़ना है? माइकल फेराडे के नियम। वैसे तो आपको पता है फेराडे कितने नियम दिए थे? नॉर्मली 4, 2 विद्युत पर 2 सेल पे, 2 विद्युत पर 2 विद्युत वाले भी कर लिए अपने चुंबक वाले चैप्टर में, सेल वाले करते हैं। सेल वाले में प्रथम नियम तो क्या था? चले, प्रथम नियम तो क्या था? M बराबर ZIT, M बराबर ZIT, M बराबर ZIT। जहां Z का मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I का मतलब धारा और T का मतलब समय। नियम तो ये नहीं था, नियम ये था M समानुपाती IT। क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन क्या बनेंगे? डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी द्रव्यमान में प्रवाही धारा मुक्त हुए द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित धारा मुक्त हुए द्रव्यमान के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? प्रथम M समानुपाती IT। चलूं क्या आगे? M समानुपाती IT बनेगा। चलें आगे। नियर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ZIT। M जैसे समानुपाती हटेगा किसकी क्या आ जाएगा? Z। M बराबर ZIT। और द्वितीय नियम क्या था जो कि मैंने अभी वहां पे पढ़ा दिया था? द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम होता है M1 समानुपाती W, M2 समानुपाती W2। ये नियम कौन सा होता है? दूसरा नियम, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवा दिया। तो सर आप एक बात बताओ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का फिर क्या होगा? वहां पे थोड़ा बता गया था। चलूं आगे। ये कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। डेफिनेशन सारों कर रखी है अपन ने, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। चलूंगे आगे, आ जाओ। तो सर विद्युत रासायनिक तुल्यांक आप क्या लिखोगे? भाई ये तो आपने किसमें बता दिया? फेराडे के द्वितीय नियम में बता दिया। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक में क्या बताओगे? तो सर विद्युत रासायनिक तुल्यांक का ये होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का होता है बराबर में संयोजकता बट्टा में परमाणु भार। ये किसका फॉर्मूला आता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का। पहले जो बता गया था वो किसका बता गया था? क्योंकि दिमाग में वो फेराडे चल रहा था आगे, तो द्वितीय नियम पहले आ गया। ये आपको बताना चाहिए था कि सर आप गलत बता रहे हो। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला क्या था? संयोजकता बट्टा में परमाणु भार। संयोजकता बट्टा में परमाणु
बार। ये जो फॉर्मूला है M1 बटा में W1, M2 बटा में W2, M3 बटा में W3, ये किसका नियम है? फैराडे का द्वितीय नियम। किसका नियम है? फैराडे का द्वितीय नियम। और प्रथम नियम आपको पता ही है, M बराबर ZIT। डेफिनेशन आपको पता ही है, उतार लो फिर चलते। चले आगे। देखो मेरी बात सुनो, दो चीजें इसके अंदर ध्यान से समझना। एक तो है खाली रासायनिक तुल्यांक। क्या है? रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक किसको बोलते हैं? परमाणु भार, सॉरी हाँ, संयोजकता बट्टा में परमाणु भार। किसी तत्व की रासायनिक सहयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? रासायनिक तुल्यांक। डेफिनेशन अपने करवा रखी है, किसी तत्व की रासायनिक सहयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? परमाणु, सॉरी रासायनिक तुल्यांक। संयोजकता बट्टा में क्या बन गया? परमाणु भार। ये किसका फॉर्मूला गया? रासायनिक तुल्यांक, यानी कि W। किसका हो गया? W। अब पढ़ते हैं फेराडे। फेराडे ने दो नियम दिए थे। फेराडे ने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम तो क्या था? M बराबर ZIT, M बराबर ZIT। जबकि ये नहीं था क्या रियल में? M समानुपाती IT, ये था समानुपाती था, तो Z आ गया। अब द्वितीय नियम क्या बोलता है वो देखो। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम ये कहता है यदि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में एक ही समय में एक ही मान की धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुआ द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांकों के, किसके? रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। तो रासायनिक तुल्यांक अलग चीज है और ये क्या है? अलग चीज है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मुक्त व द्रव्यमान क्या होता है? M समानुपाती इसके W। अलग अलग विलयन है तो इसने लिख दिया पहले विलयन के लिए पहला, दूसरे के लिए क्या लिख दिया? दूसरा। रियल में एंड में ये बन जाएगा M1 बराबर M2 बटा में W2 बराबर M3 बटा में W3। लाइन समझ आई क्या? विद्युत रासायनिक अलग चीज है और द्वितीय नियम अलग चीज। द्वितीय नियम तो ये बोल रहा कि अलग अलग समय में एक ही मान की धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुआ द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? समानुपाती। ये तो है द्वितीय नियम। जबकि रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? संयोजकता बट्टा में परमाणु भार। यहां तक अब बताओ कोई दिक्कत समस्या हो जाएगा? उतार लो फिर चलते अब। चले अब देखो, अब आपको एक पढ़ना है विद्युत अपघटन के प्रयोग। विद्युत अपघटन के प्रयोग। मैंने कहा सर विद्युत अपघटन की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया की जरूरत क्यों पड़ी? किस लिए पड़ी? कुछ विशेष काम है, जैसे धातु शोधन। एक हो गया धातु निष्कर्ष। एक हो गया किसके? कैपेसिटर निर्माण में। वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखना, कैपेसिटर निर्माण में। एक किसका? एक क्या हो गया? अक्षर मुद्रण हो गया है? एक वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? धातु लेपन। इलेक्ट्रोलाइसिस की जरूरत क्यों पड़ा? इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया की जरूरत अपने क्यों पड़ी? क्योंकि अपने क्या करने के लिए? धातु शोधन, यानी कि अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? विद्युत अपघटन का। धातु निष्कर्ष यानी कि अयस्क से धातु प्राप्त करना। कैपेसिटर निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत अपघटन का। अक्षर मुद्रण यानी कि अक्षर छापने में किसका प्रयोग करते हैं? छपाई में किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत अपघटन का। धातु लेपन यानी कि एक धातु की परत पर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? धातु लेपन कहलाते। इन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? विद्युत अपघटन की। इसलिए आपको क्या चाहिए? विद्युत अपघटन की अभिक्रिया करवाना पड़ा। चलें, धातु शोधन का मतलब क्या होता है?
अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना, धातु निष्कर्ष यानी कि अयस्क से धातु प्राप्त करना। कैपेसिटी निर्माण को तो पता ही है, अक्सर यानी कि छपाई में किसका प्रयोग करते हैं, और वे धातु लेपन, एक धातु पर दूसरी धातु का परत चढ़ाना क्या कहलाता है, धातु लेपन। उतारो फिर चलते हैं। चले वानर से ना, चलो अब चालू करेंगे सेल। क्या चालू करेंगे, सेल। मैंने कहा सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। मैंने कहा एक तो था प्राथमिक, कौन सा सेल होता है, प्राथमिक सेल, और एक कौन सा होता है सेल, और एक होता है द्वितीयक सेल। दूसरा कौन सा होता है, द्वितीयक सेल, जिसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। बात करते हैं प्राथमिक सेल, किसकी सेल की, प्राथमिक सेल की। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, वे सेल जो क्या करते हैं, केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करते हैं। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा केवल किसमें करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। वे सेल जो केवल क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेलों की अभिक्रिया कैसी होती है, अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया कैसी होती है, अनुत्कर्मणीय। कैसी होती है, नॉन रिवर्सेबल होती है, दोबारा रिवर्सेबल नहीं होती। चलूंगा अनुत्कर्मणीय। मैंने कहा सर अभी अनुत्कर्मणीय क्या होती है, अनुत्कर्मणीय यानी क्या है, वे अभिक्रिया जो केवल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदले, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में नहीं बदलती। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, अनुत्कर्मणीय। वे अभिक्रिया जो केवल क्या करती है, रासायनिक को विद्युत में बदलती है, ना कि विद्युत को रासायनिक। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, अनुत्कर्मणीय। तो प्राथमिक सेल की अभिक्रिया कैसी होती है, अनुत्कर्मणीय। अगला प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 1 से 5 ओम। प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 1 से 5 ओम। कितना होता है, 1 से 5 ओम। अगला प्राथमिक सेलों में प्रवाहित धारा, प्राथमिक सेलों में प्रवाहित धारा कितनी होती है, प्रवाहित धारा का मान कितना होता है, अरे मर जाओ, 0.084 से 5.625 AH एम्पेयर आवर विद्युत धारा वहन क्षमता होती है। क्या हुआ, ऐसा नहीं कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चलूंगा आगे, 0.84 से 5.625 होती। चलूंगे आगे। अगला वेरी मोस्ट ध्यान रखना, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। प्राथमिक सेलों का कैथोड किसका बना होता है, जस्ते का। किसका बना होता है, जस्ते का। प्राथमिक सेलों का कैथोड किसका बना होता है, जस्ते का। चलेंगे आगे। अब दोबारा सुन लेना, प्राथमिक सेल कौन सी सेल है, प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। उनकी अभिक्रिया कैसी होती है, अनुत्कर्मणीय। अनुत्कर्मणीय किसको बोलते हैं, वे अभिक्रिया जो केवल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलती है, ना कि विद्युत को रासायनिक में बदलती है। चलूं क्या आगे। अगला आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है प्राथमिक सेलों का, 1 से 5 ओम। चलूं क्या आगे। प्राथमिक सेलों का कैथोड किसका बना होता है, सबका जस्ते का बना होता है। उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसका मान कितना होता है, 0.084 से 5.625। यहां तक को दिक्कत समझ परेशानी हो जाएगा। अब पढ़ेंगे प्राथमिक सेल। मैंने कहा सर प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कहा सर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चलो उतना उतारो फिर चलते हैं। हाँ चले आगे आ जाओ। अब आपको पढ़ना प्राथमिक सेल के प्रकार। प्राथमिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, अपने एक ट्रिक बनाई थी क्या सी। पहला कौन सा था, बोर्ड। तीसरा नंबर कौन सा था, लेसु, बोर्ड लेसु। फिर 5 नंबर कौन सा आ जाएंगे, बटन सेल। क्या आ जाएंगे, बटन सेल। बटन सेल के अंदर कौन सा दो सेल आता है, कौन से, सिल्वर ऑक्साइड सेल
सिल्वर ऑक्साइड सेल, और कौन सा हो जाएगा HgO मरकरी ऑक्साइड सेल, मरकरी ऑक्साइड सेल। उसके बाद छठा सेल कौन सा आ जाएगा, क्षारीय सेल। कौन सा हो जाएगा, क्षारीय सेल। बोर्ड लेसू, फिर बटन सेल, बटन के अंदर सिल्वर ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड। वो से कौन सा सेल बनेगा, वोल्टेक, वोल्टेक। दे से डेनियल, ले से डेनियल, ले से लेक्लांसी, लेक्लांसी। सू से शुष्क सेल, शुष्क सेल। बाकी सब तो हो गया, एक बार इनमें खोज करता देख लेते साथ साथ में, ठीक है। बाकी डीपली अपन पढ़ लेंगे। वोल्टेक सेल के खोज करता वोल्टा, डेनियल के डेनियल, अरे डेनियल से डेनियल लिखा है, कौन थे, डेनियल। अच्छा, लेक्लांसी के खोज करता, लेक्लांसी थे, कौन थे, लेक्लांसी थे, कौन थे, लेक्लांसी थे। इसके अंदर लेक्लांसी एकमात्र सेल कैसा था, क्षारीय सेल। कैसा था, क्षारीय सेल। एक पहला क्षारीय सेल कौन सा था, लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल। यहां तक को दिक्कत समझ आया तो बताओ, हो जाएगा ना, उतारो फिर चलते हैं। चलो सेरो, पहला सेल कौन सा है, वोल्टेक सेल। कौन सा सेल है, वोल्टेक सेल। सिर्फ डायग्राम से पूरा कर लेंगे, चले। वोल्टेक सेल, तो सबसे पहले खोज करता कौन थे इनके, खोज करता थे वोल्टा। कौन थे, वोल्टा थे। कौन थे, वोल्टा। दोबारा बताते तो, गतिज विद्युत के खोज करता कौन है, वोल्टा ही है, पहले करवा चुका। गतिज विद्युत के खोज करता कौन है, वोल्टा। और वहां पे मैंने बताया था किस रूप में खोजा था, सेल के रूप में। और स्थिर विद्युत के थेल्स, कौन है, थेल्स। अच्छा, दो खोज करता कौन थे, वोल्टा। उसके बाद ये जो पात्र है, पात्र, इस पात्र को क्या बोला गया, वोल्टा मीटर। वोल्टा, जिस पात्र में इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया करवाई गई, जिस पात्र में वोल्टा ने क्या करी, इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया करवाई गई, वे पात्र क्या कहलाता था, वोल्टा मीटर। अपने नाम पे रख दिया, वोल्टा मीटर। उसके बाद पूछेगा वोल्टा मीटर किसका बना था, कांच या चीनी मिट्टी। किससे बना था, कांच या चीनी मिट्टी। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है, वोल्टा मीटर बना होता है कांच या चीनी मिट्टी, कांच या चीनी मिट्टी का। चले आगे। उसके बाद इसके अंदर क्या भरा गया, इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा गया, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया गया, H2SO4। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4। H2SO4 सीधा नाम मिलकर आपको नाम क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाम मिलकर आपको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। चलूं आगे। अगला H2SO4 प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया गया, वोल्टा ने, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 के। इसके अंदर प्लेटें कितनी लगाई जाती है, 2 प्लेट होती है। कितनी प्लेट होती है, 2 प्लेट है। मैंने कहा सर कौन कौन सी, एक तो होती है धनात्मक प्लेट और एक होती है ऋणात्मक प्लेट। एक होती है धनात्मक प्लेट और एक ऋणात्मक प्लेट। धनात्मक प्लेट को क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड। और ऋणात्मक प्लेट को कैथोड। चलूं क्या आगे। अब एक आपको चीज बताता हूं, इससे पहले एक एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड छोटा सा बता देता हूं। एनोड, एनोड किसको बोलते हैं, और कैथोड, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। एनोड किसको बोलते हैं, धनात्मक प्लेट को। धनात्मक प्लेट को क्या बोला जाता है, धनात्मक प्लेट को क्या बोलते हैं, एनोड। धनात्मक प्लेट को एनोड। अच्छा, जिस प्लेट में से, जिस सिरे से धारा बाहर निकलती है, जिस सिरे से धारा बाहर निकलती, क्या कहलाता है, एनोड। धन का तो सीधा ही पता है, याद रखना। बैटरी में, बैटरी या सेल में जिस सिरे से धारा क्या निकलती है बाहर, वो सिरा क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। अगला चलूंगी आगे। अच्छा, उसके बाद एक कैथोड। क्या बनता है, कैथोड। कैथोड किसको बोलते हैं, धनात्मक प्लेट को। किसको बोलते हैं, ऋणात्मक प्लेट को। जहां धारा क्या करती है, धारा बैटरी या सेल में प्रवेश करती है, प्रवेश करती, क्या कहलाती है, कैथोड।
एनोड और कैथोड। बैटरी के जिस सिरे से धारा बाहर निकलती है, बैटरी के जिस सिरे से धारा क्या निकलती है, बाहर निकलती है, ये कहलाता है एनोड। जिस सिरे से धारा क्या जाएगी, अंदर, क्या कहलाता है, कैथोड। क्या कहलाता है, कैथोड। दूसरी बात ये समय ध्यान रखना, चार्जिंग के समय, किसके समय, चार्जिंग समय एनोड किसका काम करता है, कैथोड का। चार्जिंग के समय एनोड किसका काम करता है, कैथोड का। और कैथोड किसका काम करता है, एनोड का। किसका काम करता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। एनोड और कैथोड, चार्जिंग के समय एनोड किसका काम करता है, कैथोड का, और कैथोड किसका काम करता है, एनोड का। जब भी आप जब बैटरी को क्या करते हो, डिस्चार्ज करते हो, काम में लेते हो, तब एनोड एनोड ही रहता है और कैथोड कैथोड ही रहता है। चलूंगे आगे, यहां तक को दिक्कत समझे परेशानी, आगे बाजू। बैटरी में क्या था, एनोड और कैथोड। वोल्टन जो सेल बनाया था, वोल्टन जो सेल बनाया था, उसका एनोड किसका बना था, तांबे का। किसका बना था, तांबे का। चलू आगे। वोल्टन ने जो सेल बनाया था, वोल्टेक सेल का एनोड, वोल्टेक सेल का एनोड किसका बना होता है, तांबे का। और कैथोड जिंक या जस्ता। पहले ही बता चुका हूं, प्राथमिक सेलों के सभी का कैथोड किसका बनता है। तो एक चीज तो याद करने की जरूरत नहीं है, अभी तक मोस्टली चीजें तो होगी। पात्र किसका बना होता है, कहां से, चीनी मिट्टी का। पात्र को बोला गया वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर। प्लेटें दो होती है, एक तो धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट। धनात्मक प्लेट बनी होती है तांबे की, ऋणात्मक किसकी बनी होगी, जस्ते की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जस्ते की। चलेगी आगे। उसके बाद इसका प्रति सेल वोल्टेज, प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है, 1.08 वोल्ट। 1.08 वोल्ट कितना होता है, 1.08 वोल्ट। 1.08 वोल्ट होता है। चलेंगे आगे। कोई दिक्कत समस्या, 2 मिनट। वोल्टेज सेल खोज करता है, वोल्टा प्रति सेल वोल्टेज कितना, 1.08 वोल्ट। प्लेटें दो, तांबा और एनोड। सॉरी, एनोड बना था तांबे का, और कैथोड किसका बना होता है, जिंक का। पात्र किसका बना होता है, कहां से, चीनी मिट्टी के। पात्र को बोला गया वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग क्या करता है, H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। चलने के आगे। उसके बाद सर हुआ क्या, इसके अंदर क्या था, H2+SO4। जैसे इसमें धारा प्रवाहित की, क्या की, धारा प्रवाहित की, तो अपने अपने मूल तत्व टूट गया। H पे क्या आयन होता है, और SO4 पे माइनस वाला कहां जाएगा, माइनस वाला कहां जाएगा। तो बैटरी में 2 आयन होते हैं। बैटरी में कितने आयन होते हैं, धनात्मक आयन और हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आयन किसको बोलते हैं, वे आयन जो क्या करते हैं, ऋणात्मक की ओर जाएंगे। वे आयन जो ऋणात्मक की ओर जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, धनात्मक। और जो क्या करते हैं, ऋणात्मक आयन किसको बोलते हैं, जो क्या किसके तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। दो, एक तो प्लस और एक माइनस, 2 चार्ज है। प्लस वाला किस तरफ जाएगा, माइनस की तरफ, और माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन वाला कहां चला गया था, प्लस माइनस की तरफ जाने लग गया था, और ये इधर वाला इधर चला गया था। चलें क्या, जब आप क्या करते हो, इसको चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, चार्जिंग के समय क्या होता है, कैथोड क्या, एनोड क्या बन जाता है, कैथोड। चार्जिंग के समय एनोड जो क्या बन गया, कैथोड। मतलब ये रियल में क्या बन गया, माइनस। अब प्लस वाला कहां चलना जाएगा, माइनस वाले प्लेट में जाएगा ना चार्जिंग के समय। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या इकट्ठा हो गए, प्लस। इस प्लेट के चारों ओर क्या बनेंगे, इस प्लेट के चारों तरफ क्या बन गए, प्लस ही प्लस बन गए। नहीं बन गए क्या, प्लेट के चारों तरफ क्या बन गए। हालांकि रियल में इस प्लेट को क्या बोला आपने, एनोड, प्लस है, लेकिन चार्जिंग समय किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। तो ये प्लस वाला हाइड्रोजन कहां चली जाएगी, एनोड की तरफ चलेगी। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, एनोड की तरफ को चारों तरफ से घेर लेगी। समझ आई मेरी बात। दूसरा कंडीशन क्या होगा, SO4 क्या करेगा, जिंक की तरफ जाएगा। क्यों, अब ये किसका काम करेगा, चार्जिंग के समय प्लस बन जाएगा। जैसे ही प्लस बनेगा, माइनस वाला कहां चला जाएगा, दस्ते की चारों। तो यहां पे सबके तरफ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सर इतना क्यों बता रहा हूं, इनके कारण प्राथमिक सेलों में दो दोषों की उत्पत्ति होगी, जो कहलाएंगे कौन सा, स्थानीय क्रिया दोष और ध्रुवाच्छादन दोष। इससे कितने दोष उत्पन्न होंगे, स्थानीय क्रिया और ध्रुवाच्छादन दोष। अब देखना, मैंने कहा सर आप बताना क्या चाह रहे हो। मैंने कहा एनोड होते हुए भी इस पर प्लस कैसे आया, चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय एनोड किसका काम करता है, कैथोड का।
तो ये प्लस कहां चले गए हाइड्रोजन का। हालांकि बताने वाला कोई नहीं है, चीजों को समझ सीधा बढ़ा के छोड़ देते। समझ आ गई मेरी बात? यहां तक को दिक्कत समझे परेशानी बताओ। ये था आपका वोल्टेज का सेल। अब सर हुआ क्या, जब अभिक्रिया हुई, जब सेल दे रहा कर रहा है, तब इसके अंदर दो उत्पन्न हो गए थे। क्या एनोड क्या था, पूर्ण धारा बाहर नहीं दे रहा था। एनोड क्या कर रहा था, पूर्ण धारा बाहर नहीं दे रहा था। क्यों सर? तब चेक किया, तब देखा कि एनोड के चारों ओर हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बुलबुलों के रूप में इकट्ठा हो गई है। हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, बुलबुलों के रूप में इकट्ठा हो गई। तो इस दोष को बोला गया कौन सा दोष, ध्रुवाच्छादन दोष। हाइड्रोजन गैस का एनोड के चारों ओर हाइड्रोजन गैस का एनोड के चारों ओर बुलबुलों के रूप में एकत्रित होना कौन सा दोष कहलाया, ध्रुवाच्छादन दोष। अब सर दूर भी तो करना पड़ेगा। अब कोई इंसान बीमार हो गया तो फेंक थोड़ी देंगे, उसको इलाज करवाएंगे, इसका इलाज करें। अब बुलबुले हैं तो उसको फोड़ेंगे, फोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूर्ण का। किसका प्रयोग करते हैं, चूर्ण का। तो ध्रुवाच्छादन दोष को, किसको दोष को, ध्रुवाच्छादन दोष को, ये मिटा देता हूं मैं। ध्रुवाच्छादन दोष को, किसको, ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूर्ण का। किसका प्रयोग करते हैं, चूर्ण। और चूर्ण होता किसका, MnO2, और इसको बोलते हैं मैग्नीज पर ऑक्साइड। तो ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करता है, MnO2 का, जिसको बोला जाता है विध्रुवक। क्या बोलते हैं, विध्रुवक। मैंने कहा सर ये तो पता चल गया, ध्रुवक को क्या कर दिया इसने, अलग कर दिया। ध्रुवक था, ध्रुव के चारों हाइड्रोजन थी, इसको क्या कर दिया, अलग को बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं, विध्रुवक कर दिया। तो ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए विध्रुवक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, MnO2 का। यहां तक को दिक्कत समस्या हो जाएगी। फिर क्या हुआ था सर, दूसरी प्लेट आई। दूसरी प्लेट क्या थी, जिंक, जो कि क्या है, अशुद्ध धातु। कैसी धातु है, अशुद्ध धातु। इसके अंदर क्या पहले से क्या पढ़े, प्लस माइनस पहले से पढ़े। जैसे अशुद्ध धातु आई तो ये माइनस क्या करता है, ये अंदर क्या कर लेता है, सेल के अंदर छोटे छोटे क्या बना लेता है, सेल बना लेता है। माइनस क्या करेगा, सेल के भीतर ही छोटे छोटे क्या बना लेता है, सेल बना लेता है। होगा क्या सर, जब SO4, जब माइनस चार्ज क्या करता है, जस्ते की परत पर जाता है, तो जस्ते में पाई जाने वाली अशुद्धियां, जस्ते के अंदर क्या पाई जाती है, अशुद्ध धातु नहीं। तो जस्ते में पाई जाने वाली अशुद्धियां सेल के भीतर ही छोटे छोटे क्या बना लेती है, सेल बना देती है। बार प्लस माइनस, ये छोटा सा सेल नहीं बन गया, बार माइनस अंदर प्लस सेल नहीं बन गया। तो सेल के अंदर ही छोटे छोटे क्या बना लेती है, सेल बना लेती है, जिसको बोलते हैं क्या, लोकल रिएक्शन, यानी कि स्थानीय क्रिया दोष। अपने स्थान में बना रही है ना, अपने अंदर ही कर लिया, मतलब लोकल रिएक्शन दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, वन वर्ड में अगर आंसर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, जस्ते में पाई जाने वाली अशुद्धियां सेल के भीतर ही छोटे छोटे क्या बना लेती है, सेल बना लेती है, छोटे छोटे सेल बना लेती है। इस दोष को बोला गया स्थानीय क्रिया दोष। क्या बोला गया, स्थानीय क्रिया दोष, जिसको बोलते हैं लोकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लोकल रिएक्शन। दूर तो करना पड़ेगा। कैसे दूर करें सर, इस माइनस को मिलने ही मत दो। अगर ये माइनस इस प्लस से मिलेगा नहीं तो दोष उत्पन्न होगा क्या। तो सर क्या करूं, इसको हटा के इसके ऊपर क्या कर दूं, मैं एक परत चढ़ा दूं, अन्य धातु क्या चढ़ा दूं, परत चढ़ा दूं। चलो आगे। तो क्या करना पड़ता है, जस्ते पर क्या चढ़ाई जाती है, पारे की परत। किसकी परत चढ़ाई जाती है, पारे की परत। जस्ते पर पारे की परत चढ़ाकर इस दोष को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। अब जस्ते के ऊपर क्या लगा दिया आपने, पारे की परत। अब माइनस जाओ नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब मिलेगा नहीं तो सेल बनेगा नहीं। तो स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जस्ते पर पारे की परत चढ़ाई जाती है। और जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, अमलगेशन। क्या कहलाता है, अमलगेशन। क्या कहलाता है, दो चीजें होती है, एक तो यसद लेपन और एक अमलगेशन। कितनी चीजें होती है, दो चीजें। जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, अमलगेशन कहलाता है। कोई दिक्कत समझे परेशानी। तो देखो, ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए विध्रुव का प्रयोग किया, MnO2 का। स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया, जस्ते पर पारे की परत चढ़ाई, जस्ते पर पारे की
पर चढ़ाई। चलूंगी आगे तो प्राथमिक सेलों में कितने दोष उत्पन्न होते हैं? 2। कौन से? ध्रुवाच्छादन और स्थानिक क्रिया। उतार लो फिर चलते हैं।